हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्लास 11। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, कि मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसी शैली के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर आज का, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड जानने से पहले जानो कि फिजिक्स फिजिक्स क्या होता है। क्या होता है फिजिक्स? ये जो मेरा इमेज तुम्हारे स्क्रीन पे जो बन रहा है, ये जो लाइट तुम देख पा रहे हो, ये जो अर्थ सन के चारों चक्कर काट रहा है, ये मार्कर को छोड़ने से गिर जाना, और इस सूरज का गर्म होना, तारों का ठंडा पड़ना, बारिश का गिरना, इंद्रधनुष का बनना और बिजली का कड़कना, नदी का बहना और झरनों का ऊपर से नीचे गिरना, इन चीज़ों को, इन लॉ को, इन प्रिंसिपल को जिसने समझाया, जो हमें बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स इसका अगर डेफिनेशन की देखोगे तो है इट इज लॉज एंड प्रिंसिपल that explain the physical world. Is called physics. It is law and principle that explain the physical world is called physics. यानी इस दुनिया में जितना भी लॉज है और जितना भी फिनोमिना है और जितना भी प्रिंसिपल है, उसको जिसने एक्सप्लेन किया वो है फिजिक्स। फिजिक्स से लॉ नहीं बना है, ये गलत कॉन्सेप्ट मत डालो कि फिजिक्स से लॉ बना है। फिजिक्स से लॉ नहीं बना है, लॉज से फिजिक्स बना है। कि जैसे कि देखो, इस मार्कर का भी छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा, है ना। क्यों गिरेगा? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये आज पता है हम लोग, लेकिन जिस टाइम गुरुत्वाकर्षण नहीं पता था, उससे पहले भी ये फिनोमिना होता था। यानी उससे पहले भी ये लॉ था कि जिस मान लो कि सर आइजैक न्यूटन का जन्म नहीं हुआ, क्या उससे पहले मार्कर नीचे नहीं गिरता था? या उस समय मार्कर था ही नहीं। या जैसे कि सेब उगता, तो उस टाइम भी सेब ऊपर से नीचे गिरता था। यानी उस समय भी ग्रेविटेशन लॉ था, है ना। लेकिन किसी को मालूम नहीं था, तो उस लॉ को समझाया जिसने, इस अर्थ में जितने भी फिनोमिना हो रहा है, जितने भी लॉज है, मतलब सब लॉज को नहीं समझाया, और भी बहुत सारा लॉज है, लेकिन मैक्सिमम लॉज और फिनोमिना को समझाया जिसने, जो हमें बताया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होगा, दैट इज फिजिक्स। यही है फिजिक्स। इट इज लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, ये हमारा जो फिजिक्स है, इसका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, और है जो प्रिंसिपल हो, पहला यूनिफिकेशन एंड दूसरा है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब समझते हैं कि यूनिफिकेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालो यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाइड करना। यूनिफाइड करना मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक साथ रखना। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखना या एक साथ लिखना, यानी किसी एक चीज़ से समझाना, उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे देखो, जैसे मार्कर को छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इस मार्कर का नीचे गिरना, झरना देखो, पानी के ऊपर से नीचे जो गिरता है झरना से, उसका नीचे से गिरना। ये जो हम लोग का अर्थ है, इस सन के चारों रोटेट कर रहा है ना, तो उसका रोटेट करना। सैटेलाइट जो चारों ओर मूव कर रहा है, उसका मूव करना। ये जितने भी फिनोमिना अभी तुम लोग सुना, इस सब चीज़ को एक ही लॉ से एक्सप्लेन किया गया है, और जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसी से एक्सप्लेन किया ना। तो एक मार्कर गिरा क्यों? ग्रेविटेशन के कारण। झरना क्यों ऊपर से नीचे गिरता, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। या अर्थ क्यों रोटेट करता है सन के चारों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। तो सबको एक्सप्लेन किया किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो कि एक है।
तो सब चीज़ को एक साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ों को किसी एक लॉ से समझा देना होता है यूनिफिकेशन। तो इट इज attempt to explain various का मतलब बहुत सारा, इट इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना का मतलब है घटना, थ्रू सम कॉन्सेप्ट एंड लॉज, यानी कुछ ही कॉन्सेप्ट और लॉ से बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफिकेशन। फिजिक्स ही हमें सिखाता है यूनिफाइड करना किसी चीज़ को, कि बहुत सारे चीज़ को यूनिफाइड कैसे करें, कौन सिखाता है, फिजिक्स सिखाता है। तो उसी से ये यूनिफिकेशन आता है कि जो जितने भी लॉज अभी हम लोग देखें, क्या क्या देखें, तो एग्जाम्पल यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका यूनिफिकेशन का एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि फॉलिंग ऑफ एप्पल इन ग्राउंड, एप्पल का ग्राउंड में गिरना, और मोशन ऑफ अर्थ या प्लेनेट लिख लो, अर्थ की जगह मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन। एक और लिख लो, मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड मून अराउंड अर्थ। जितने ये जो तीनों फिनोमिना है, एप्पल का ग्राउंड में गिरना, प्लैनेट का सन की तरफ मोशन करना चारों ओर, और सैटेलाइट और मून मतलब चांद जो हम लोग के अर्थ के अगल बगल रोटेट कर रहा है, ये सब फिनोमिना जो है, और भी बहुत सारे फिनोमिना है। इन तीनों फिनोमिना को एक ही लॉ से एक्सप्लेन किया गया है, जिसका नाम है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत सारे चीज़ों को किसी एक लॉ से एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। इट इज द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू आउट सम कॉन्सेप्ट एंड लॉ, ठीक है। उतार लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शनिज्म, ठीक है, तो मिटा देते हैं। हाँ, तो ये है रिडक्शनिज्म का डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन कहता है टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ द बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम वर्क इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। देखो, रिडक्शनिज्म में होता है कि मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ा है, तो उसका स्टडी करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, है ना। जैसे कि तुम लोग देखोगे, अभी तुम लोग का फिजिक्स का बुक है, इतना मोटू है, इतना मोटू से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारा पार्ट है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, एक दिन में 1 घंटा में सब तो नहीं पढ़ सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डेली थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो जो फिजिक्स में सब बड़ा, क्योंकि जो बड़ा चीज़ होता है और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, जो बहुत बड़ा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसको हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का छोटा चीज़ का वर्क पता करते हैं, फिर उसका पूरा चीज़ को समझते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कि एक जनरेटर देखो, इसको स्टार्ट करने से गट कर आवाज़ करता है, उसका वर्क समझना है, क्यों कैसे वर्क करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसमें जो चीज़ यूज़ हुआ है, छोटा चीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें यूज़ होता है मैग्नेट, सबसे पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर उसमें मिलेगा कॉइल, तो फिर हम लोग कॉइल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से कि कॉइल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर इसमें और भी कुछ होता है, तो पहले उन सब के बारे में पता करेंगे, छोटा चीज़ के बारे में कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग पूरा मैकेनिज्म को समझ पाएंगे कि ऐसे ही चीज़ वर्क करता है। तो उस चीज़ को फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। इसका टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स,
जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है जिसका, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वर्क समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिससे हम लोग को पूरा समझ में आ जाता है ना। इसका छोटा छोटा पार्टिकल का वर्क समझ जाएंगे तो फिर बाकी सबका भी समझ में आने लगेगा, है ना। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और फ़ायदा ये है कि मान लो तुम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी करते रहा और कुछ उससे नया चीज़ बन गया, है ना, ऐसे हो सकता है। तो इससे इस टाइप का भी फ़ायदा है कि स्टडी करते रहा और 2-3 चीज़ को मिला के कुछ नया चीज़ बना दिया। तो रिडक्शनिज्म का ये सब फायदा होता है। तो बेसिक यही रिडक्शनिज्म का कि जो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है या जो बिगर यानी बहुत बड़ा होता है उसको उसको स्टडी कैसे करते हैं, उसका डिफरेंट पार्टिकल्स का वर्क सिस्टम समझते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो हम लोग को पूरा उसका सिस्टम का वर्क समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या है स्कोप एंड एक्साइटमेंट फिजिक्स में हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स का स्कोप क्या है, ये जो अगला 2 साल में क्या क्या पढ़ेंगे और उसका स्कोप कहाँ तक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डालो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो देखो फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स में इसका 2 पार्ट है, एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको अगर छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो किस वेलोसिटी से गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्यों गिरेगा और कैसे गिरेगा। तो इस जो बड़ा चीज़ है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है यानी मैक्रो लेवल पे, तो जो मैक्रो लेवल पे एकदम बड़े लेवल पर स्टडी होता है कि ये जो अर्थ है, ये चांद के, ये अर्थ जो है मून के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, ये सन जो है अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, ये जो बड़े लेवल पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोप, ठीक है, मैक्रोस्कोप बोलते हैं। और एक जो छोटे लेवल पे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, उस लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रोस्कोपी का भी मतलब कुछ भाग है, इसका भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि मैकेनिक्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ने को मिलेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करता है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा मैकेनिक्स में, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हीट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, जितना भी बातचीत होता है, तो हम लोग किसमें थर्मोडायनामिक्स करते हैं। ये भी क्लास 11 का ही टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ये जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है तो उससे करंट बनता है, ठीक है। यानी करंट से रिलेटेड जितना भी बातचीत होता है तो हम लोग करते हैं उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, और ये क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है स्टडी ऑफ लाइट। ये जो लाइट के बारे में जितना भी स्टडी करते हैं, जैसे इंद्रधनुष का बनना या लाइट का कलर चेंज करना, जो प्रिज्म वाला होता है ना, इधर से लाइट दी उधर 7 कलर में बदल गया, तो उससे रिलेटेड जितना ही बातचीत होता है, रिफ्लेक्शन, वो सब हम लोग ऑप्टिक्स में करते हैं। ये भी क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक में ये सब इसका ब्रांच है, और भी है कुछ तो उतना सारा लिखिए नहीं, बस इतना समझो कि जो बड़ा चीज़ है बड़े लेवल पे जिसका हम लोग स्टडी करते हैं वही है मैक्रोस्कोपी, ठीक है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है माइक्रोस्कोपी, जिसे हम लोग छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एटम क्या है, क्यों है, न्यूक्लियस, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसे मूव करता है, और नेचर ऑफ प्रोटॉन कैसा है, क्या फोर्स लगता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में जितने भी फिनोमेना है उसको हम लोग सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के स्टडी करते हैं, छोटे लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आता है इसका सेकेंड पार्ट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सवाल फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है, तो देखो एक्साइटमेंट में ये है कि जैसे हम लोग पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखते थे, बहुत मोटा सा बड़ा सा होता है, फिर इसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया गया और आजकल एकदम पतला सा LED आ गया, ठीक है। ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ इसी को तो है एक्साइटमेंट बोलते हैं, है ना, कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ
हम लोग का इतना पहले नोकिया का मोबाइल देखे तो जो मतलब बटन वाला होता था, उससे स्क्रीन टच आया है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक्साइटमेंट ही तो है। ये सब कहाँ से है? फिजिक्स से आया, टेक्नोलॉजी से आया। इसी को एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खूब स्टडी किया गया, बहुत ध्यान से स्टडी किया गया और उससे हम लोग को बना वायरलेस कम्युनिकेशन। यानी जितना ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, यहाँ से हेलो बोलेंगे तो वो वहाँ सुनाई देता है बहुत दूर में, इस दूसरा मोबाइल में। तो कैसे होता है? तो वो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये कैसे आया? तो ये वेव से आया, ठीक है। तो यही तो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यही से तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आया है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी बातें हो सकता था बताएं। स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स लिखना है तो लिख लो।